जरा उमा जी को इस चर्चा में शामिल करते हैं। उमा जी, आप लगातार इस विधेयक का विरोध करती रही हैं, जब आप पहले बीजेपी में थी उस समय भी और आज भी, क्या बुनियादी वजह है? देवगौड़ा जी ने जब इसको प्रस्तुत किया था 97 में, मैंने तो उसी समय 96 में, माफ करिए 96 सितंबर का महीना था, तभी मैंने खड़े होकर के, और मैं अकेली खड़ी हुई थी तब, मुलायम जी, लालू जी, नीतीश जी, शरद जी ये उसके प्रति जागरूक नहीं थे कि अचानक क्या होने वाला है, और देवगौड़ा जी ने मेरी भावना का आदर करके इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया था। उसके बाद जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने तो अटल जी ने एक बहुत अच्छी बात हमेशा कही, उन्होंने कहा कि बहुमत के आधार पर बिल को पास करा सकते हैं, लेकिन हम आम सहमति को लेने की कोशिश करेंगे। एक दो बार बिल को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश हुई तो जो घटना आज हुई है ठीक वही घटना उस समय पे भी होती थी कि बिल फाड़ दिया जाता था। इसलिए मुझे क्या लग रहा है कि जब भी ये बिल पेश होता है उसके 15-20 दिन पहले से जो आम सहमति की तैयारी होनी चाहिए वो करते ही नहीं, और इस बिल में एक इतनी बड़ी खामी है जिसकी तरफ देश का ध्यान जा ही नहीं रहा। और मेरा निवेदन है कि कम से कम आज तक उस खामी को सामने ले आवे। 33% सीटें अगर आप रोटेशन में डाल देंगे तो इस देश की लगभग 40 करोड़ आबादी प्रभावित होने वाली है उन सीटों से। इसका मतलब यह है कि आप उन सीटों पर किसी की अकाउंटेबिलिटी ही नहीं रहने देंगे, क्योंकि एक महिला एक ही बार वहां से चुनाव लड़ेगी जी, अगली बार वो सीट पुरुष की हो जाएगी, अचानक कोई महिला मिलेगी नहीं तो किसी न किसी एक्स सांसद की पत्नी को ही खड़ा होना है, जिस पर 2-3 टर्म का एक्सपीरियंस रहा होगा, उसके वर्कर रहे होंगे। तो वहां पर संशोधन की बात की जा सकती है। हाँ, तो हम वो तो सुनते ही नहीं ना बात को। जो महिलाएं हैं, 5-6 महिलाएं हल्ला करती हैं, बड़ी बड़ी बिंदी लगाए हुए वहां पहुंच जाती हैं, लिपस्टिक लगाए, तो महिलाएं नहीं सुनते, इतनी हल्ला करती, इतना हल्ला करती हैं, हाउ करती हैं, और मीडिया पे इनकी पकड़ है। तो चक्कर क्या हो जाता है कि उस बिल की खामियों को, चलो ओबीसी एसटी एससी ना सुनो बाबा, रोटेशन को तो देखो, तुम तो बर्बादी की कगार पे ला रहे हो देश को। चलिए रामकृपाल जी को भी यहाँ इस चर्चा में शामिल करते हैं। रामकृपाल जी, आपके ऊपर और आपकी पार्टी के सांसदों के ऊपर ये तमाम आरोप लग रहे हैं कि जो दुर्व्यवहार आप लोगों ने आज किया, अनुशासनहीनता जो दिखाई गई, वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ऐसा करना क्या जरूरी था? क्या विरोध करने का और तरीका नहीं है? क्या लोकतंत्र को इसी तरीके से गिरवी रखा जा सकता है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र की आवाज को आप दबा देंगे? क्या करोड़ों लोगों के अरमान को आप खत्म कर देंगे? सत्ता से बाहर रखने का काम करेंगे? हमने आपको अप्रोच किया, माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारी पार्टी ने, कि आप हमसे बात करिए, आप बात नहीं किया और एकाएक बिल है, तो हमारे पास क्या उपाय था? या तो इस बिल को हम पास करने देते आसानी से और करोड़ों लोगों की आवाज को दबा देते। बहुमत आपके पास है तो लोग। रामकृपाल जी, 545 सांसदों में से सिर्फ 80 सांसदों को यह आपत्ति है, यानी कि 80 सांसद चाहें तो संसद को कहीं ना कहीं गिरवी रख सकते हैं। क्या उनका सत्ता में भागीदारी न हो, इसकी पूरी व्यवस्था करना चाहते हैं? क्या कुछ तबके और वर्ग सत्ता में बने रहें, यही हम चाहते हैं? आपको बता रही हूँ रामकृपाल जी, उमा जी यहाँ बड़ा निम्न निवेदन आपसे कर रही है कि आप बोलने ही नहीं देंगे। बुनियादी तो रामकृपाल सबको बोलने दो। मेरा कहना देखिए ये है कि व्हिप इशू हुआ है, नहीं तो कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में विनय कटियार तो खुल्लम खुल्ला बोला है, इसके पहले वो राज्यसभा में थे, इसलिए कांग्रेस में और भाजपा में भी वही राय रख रहे हैं जो मैं कह रही हूं, या जो लालू, मुलायम और ये रामकृपाल, इनका रखने का तरीका गलत है। लेकिन ये बात ठीक कह रहे हैं कि इसमें हर प्रोविजन पर विचार करो। अगर आप ये मानते हैं कि पिछड़ी जाति की महिलाओं को आरक्षण की जरूरत नहीं है, तो फिर पंचायती राज में उनके लिए क्यों आरक्षण दिया गया? महिलाओं को ही आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? इसका मतलब आपने माना ना कि कुछ चीजों का समाधान आरक्षण के जरिए ही हो सकता है, इसलिए तो 60 साल के बाद भी महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। जी, जो आपने अभी बातें उठाई उस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के भीतर और बीजेपी के भीतर क्या सांसद वाकई में ऐसा मानते हैं? व्हिप के मारे नहीं बोल रहे हैं ना, व्हिप के मारे नहीं बोल रहे हैं।